दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही डिस्कस कर दिया है। ठीक है, आदि यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, उसके बाद इस सेशन को अटेंड करें। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पार्ट है। ठीक है, आज हम ट्रिग्नोमेट्री को द एंड करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम अब स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, जिसमें कि हम रियल नंबर के बारे में देखेंगे और ये भी देखेंगे नंबर सिस्टम में नंबर कितने प्रकार के होते हैं, उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस पे है। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस खत्म। ठीक है, आप इसे जितनी बार चाहो रिवाइज करो। ये आपका ही वीडियो है, आपका यूट्यूब पे पड़ा है, आप इसे डाउनलोड कर लो। ठीक है, हाँ एक बात और, कुछ बच्चे का कमेंट आया था कि आप सर थोड़ा स्लो बोलो, आप फास्ट मतलब ऐसा। तो उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा कि मैं आराम से समझाता ही हूँ, बट कभी कभी हो जाता है। यदि आपको किसी को लगता है कि हम स्लो बोलें तो आपको यूट्यूब में ऑप्शन दिया होता है स्पीड मैनेज का, आप वहाँ पे जाके स्पीड मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करें इससे पहले हम पिछले जो दो क्वेश्चन लिया था हमने, आपसे हमने दो क्वेश्चन पूछे थे, उसके बारे में मैं बता दूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो था कि मैंने जब पूछा था कि यदि x इक्वल टू 1/x होता है, सॉरी 1/y होता है, तो हम इसे x इक्वल टू वाई इन्वर्स लिख देते हैं, क्योंकि 1/y को हम y में इन्वर्स कर सकते हैं। लेकिन क्या इसी तरह से sin थीटा इक्वल टू 1/cosec होता है, cosec थीटा होता है, तो क्या हम इसे cosec इन्वर्स लिख दें, कॉसेक इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स? तो ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल है, y क्या है, एक सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, सिंगल वेरिएबल है, लेकिन कॉसेक को इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। कॉसेक को हम ऐसे इन्वर्स करके नहीं लिख सकते हैं कि साइन का इन्वर्स कॉसेक होता है तो इसको हम कॉसेक इन्वर्स कर दिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये एक रेशियो बताता है। मैंने फर्स्ट क्लास में पूरी डिस्कशन कर ली, ये एक रेशियो बताता है। ठीक है, तो आप इसे इन्वर्स नहीं कर सकते हैं। हाँ, कॉसेक इनवर्स जो है ना, ये एक अलग से टॉपिक है जो आप हायर क्लास में स्टडी करोगे, पढ़ोगे इसके बारे में। ठीक है, ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, बट हाँ साइन थीटा का इन्वर्स यदि कॉसेक होता है तो कॉस को हम इन्वर्स करके ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ओके, सो आपको रीजन पता चल गया हो, क्योंकि ये एक रेशियो बताता है। अब आते हैं, एक और क्वेश्चन पूछा था कि वन जो सिंपल नंबर होता है, वन और एक 1 डिग्री, इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, और है तो क्यों है? ठीक है, तो देखो ये वन जो है ना, ये सिंपल वाला जो वन है विदाउट डिग्री वाला, ये बताता है रेडियन। ये क्या होता है? रेडियन। एंगल मेजरमेंट का मैंने जब ये डिटेल में मैं बताऊंगा, जब एंगल मेजरमेंट पढ़ेंगे ना अपन ज्योमेट्री में, उसमें एंगल जब पढ़ेंगे उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि रेडियन क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसमें एंगल मेजरमेंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बट यहाँ पे मैं बताता हूँ सिर्फ वन जो है ना, ये एक रेडियन है, इसको हम एक रेडियन पढ़ते हैं, ये रेडियन होता है। ठीक है, एक रेड। ठीक है, और ये जो एक रेड होता है ना, ये बराबर होता है 180 डिवाइड बाय पाई, 180 डिवाइड बाय पाई, 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। और इसको जब डिवाइड करेंगे ना अपन 180, इसका जब वैल्यू यहाँ पुट करके इसको डिवाइड करेंगे तो ये आता है 57 डिग्री 16 मिनट एंड 45 सेकेंड। 57 डिग्री 16 मिनट 45 सेकेंड। तो अब देखो कहाँ ये 1 डिग्री है और कहाँ एक, जो एक सिंपल नंबर होता है ना उसमें कितने डिग्री होता है? 57 डिग्री, 57 डिग्री। समझ में आ गया? तो अब कौन बड़ा होगा, 1 डिग्री या 1? तो ये हमेशा वन क्या होता है, वन वन बड़ा होता है किससे? 1 डिग्री से। समझ में आया? तो आप यहीं पे यदि आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ साइन 1 बड़ा होता है या साइन 1 डिग्री, साइन 1 बड़ा होता है या साइन 1 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल किस में बड़ा होता है? ये होता है। और हमने देखा है कि जैसे जैसे एंगल का वैल्यू बढ़ता है साइन का वैल्यू क्या होता है? बढ़ते जाता है। तो इसका मतलब हमने वो टेबल ध्यान है ना जो, जिसमें हमने एंगल वाले टेबल देखा था, साइन का वैल्यू बढ़ता है, कॉस का घटता है, फिर टेन का और बढ़ता है, उस टेबल को फिर से दोबारा रीड आउट करना। ठीक है, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, अब वन को हम क्या लिख सकते हैं? 57 डिग्री। अब साइन 57 का वैल्यू बड़ा होगा या और साइन 1 डिग्री का? तो 57 का बड़ा होगा। इस तरह से मैं यदि कॉस का पूछूं तो कॉस 1 बड़ा होगा या कॉस 1 डिग्री बड़ा होगा? तो कॉस 1 डिग्री बड़ा होगा, कॉस 1 डिग्री बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि कॉस का वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ता है उसका वैल्यू घट जाता है, तभी तो 0 से 1 होता है, कॉस 0 पे 1 होता है, फिर 90 पे 0 हो जाता है। समझ में आया? इस तरह से टेन का यदि पूछे तो टेन का भी सेम साइन थीटा की तरफ चलता है। तो टेन हमें क्या होता है, एंगल बढ़ाने से बढ़ता है, तो टेन 1 डिग्री बड़ा होगा, टेन सॉरी टेन 1 बड़ा होगा टेन 1 डिग्री से। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ओके, सो देखो मैंने
प्रिंट आउट करा लिया है इसके, मैंने इसके प्रिंट आउट करा लिया है। आपको ये क्वेश्चन मैं पढ़ पढ़ के बताते जाऊंगा और फिर आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे किसमें, आर डी शर्मा में। अ लेडर इज प्लेस अलोंग वॉल ऑफ हाउस सच दैट, इस प्रकार है कि इट्स अपर एंड इज टचिंग द टॉप ऑफ द वॉल, जो उसका अपर एंड है लेडर का वो वॉल को टच कर रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन एक तरह से है। मैं पूरा कंप्लीट पढ़ देता हूँ। द फुट ऑफ द लेडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल एंड लेडर इज मेकिंग 60 डिग्री, ठीक है, विद द लेवल ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द वॉल, सिंपल क्वेश्चन है, इसे मैं यहाँ पे सॉल्व करा देता हूँ। मैं डायग्राम बना, देखो एक वॉल है, ठीक है, एक वॉल है, एक लैडर इसके टॉप से बोल रहा है, बिल्कुल टॉप से, ठीक है, ऐसे एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री का। ओके, और 60 डिग्री, और ये क्या बोल रहा है, 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल ऑफ द फुट, फुट के जो फुट लैडर का जो फुट है ये वॉल से कितने मीटर फार है, 2 मीटर है, 2 मीटर की दूरी पे है। ओके, सो और क्या दिया है आपको, और कुछ नहीं दिया है, सिर्फ पूछा है कि आपको हाइट ऑफ द वॉल क्या, नहीं इसे हम नहीं निकाल सकते हैं, आपको एक एंगल पता है, एक लेंथ पता है, निकाल देंगे टेन थीटा लगा के। ओके, आप इसे कर लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई, एक 10 मीटर हाई, मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ बता रहा हूँ। एक इलेक्ट्रिक पोल है वो 10 मीटर ऊंचा है, और ए स्टील वायर टाइड, टाइड मतलब उसे टाइट किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, टू टॉप ऑफ द पोल और फिक्स्ड एट पॉइंट ऑन ग्राउंड टू कीप द पोल अपराइट, मतलब उसे इस पोल को खड़े रखने के लिए एक स्टील वायर है जो इसे क्या कर रखा है, इसे यहाँ से कीप होल्ड कर रखा है, पोल को अपराइट करने के लिए, इसे खड़ा रखने के लिए। ठीक है, ये यहाँ से होल्ड किया हुआ है। जैसे आप कभी गांव में देखते होंगे इलेक्ट्रिक पोल को, कैसे इलेक्ट्रिक पोल को यहाँ पे क्या कर देते हैं, वायर से इधर यहाँ पे ज्वाइंट लगा देते हैं। इफ़ द वायर मेक 45 डिग्री, इफ़ द वायर मेक 45 डिग्री, अब वायर किसके साथ बनाएगा, क्या बोला है, विद द हॉरिजेंटल ऑफ द फुट ऑफ द पोल, मतलब हॉरिजेंटल के साथ बनाएगा। ठीक है, यदि इसके साथ बोलता कि बाई पोल के साथ बना रहा है तब यहाँ बनाते, लेकिन ये बोल रहा है फुट ऑफ द पोल, तो फुट ऑफ द मतलब यहाँ नीचे पैर पे, और बोला है कि लेंथ ऑफ द वायर बताओ, तो मतलब ये आपको 10 मीटर दिया है और लेंथ पूछा है, क्या कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ। आपको 45 डिग्री दिया है और आपको परपेंडिकुलर दिया और हाइपोटेनस पूछा है, ये लेंथ पूछा है। ठीक है, इसको एल मान लेते हैं, तो क्या हम साइन थीटा से नहीं निकाल देंगे इसको, साइन थीटा पी अपॉन एच, पी अपॉन एच का यहाँ एच क्या है, हमने एल मान लिया, लेंथ है। ठीक है, तो एल यहाँ से पी आपको दिया है साइन थीटा 45 पुट करना, 1/√2 हो जाएगा, और पी अपॉन 10/10/एल, यहाँ से एल आप फाइंड आउट करना, हो गया 10√2 आया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, लेडर, ये आपको नहीं दिख रहा है, मैं इधर कर लेता हूँ, लेडर 15 मीटर लॉन्ग रीच द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल, इफ लेडर मेक्स एंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री विद द वॉल। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया है कि जो लैडर है ना, एक लैडर है, जैसे ये एक लैडर है, ठीक है, ये तो ये सॉरी ये वॉल है, और ये इस पे लैडर इसके टॉप को वर्टिकल वॉल के जो है ना, वर्टिकल दीवार, इसको इस दीवार को ये इसके टॉप को टच कर रहा है। ओके, और इस बार जो एंगल दिया है, इस बार एंगल इसके साथ दिया है, समझ में आया, किसके साथ, इस दीवार के साथ एंगल दिया है, इस बार ये एंगल नहीं दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लेटर का क्या दिया है, लेंथ तो दे ही दिया है, और आपको पूछा है दीवार की हाइट बताओ, तो दीवार की हाइट कैसे निकालेंगे बताओ। ये अब देखना, अब यहाँ पे ध्यान रखना, ए बी सी हमने ये ले लिया, तो अब ए बी यहाँ परपेंडिकुलर नहीं है, क्यों, क्योंकि एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाता है, ये मैंने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, समझ में आया। सो जो 60 डिग्री है इसके हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर होगा ये, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन आपको पूछा क्या है, आपको पूछा तो ये है ए बी, तो ये ए बी हमारा यहाँ पे बेस है, लेकिन दीवार दीवार का ए बी बेस है इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है, लेकिन ये ए बी दीवार की हाइट है, तो ए बी हमें निकालना है, तो हम यहाँ इस बार किसका सहारा लेंगे, आपको बेस निकालना है, हाइपोटेनस दिया है, एंगल दिया है, तो हमें कॉस को याद करेंगे, किसको याद करेंगे, कॉस 60 डिग्री को याद करेंगे। कॉस 60 डिग्री डिवाइड बाय क्या होता है, बेस अपॉन, तो ए बी अपॉन हाइपोटेनस 15, ठीक है, और कॉस 60 क्या होता है बताओ, कॉस 60 होता है
1/2 तो होता है साइन 30, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √3/2, सॉरी साइन 30 के बराबर होता है ना। तो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 हाफ होता है, तो कॉस 60 हाफ हो जाएगा, ठीक है। जो कॉस में 60 होता है वही साइन में 30 होता है। तो अब हम देखो यहाँ पे हाफ रख दोगे तो क्या आ जाएगा आंसर आपको, हाफ इक्वल टू AB/15, ठीक है। यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर लेना। अब देखो ये आप या तो इसके हिसाब से कर लो, या तो आप ऐसे भी कर सकते थे इसको कि ये 90 डिग्री ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाता, ये 30 डिग्री हो जाता, और ये 30 डिग्री हो जाता। इसका मतलब अब आप इसको भी एंगल लेके यदि आंसर फाइंड आउट करोगे तो भी सेम आंसर आने वाला है, समझ में आया। जब इसको आप एंगल मानोगे तो ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब क्या लगेगा, साइन लगेगा, साइन साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर AB/15। तो अभी भी तो साइन 30 क्या होगा, हाफ ही होगा। तो आप कोई सा भी एंगल ले लो, बस एंगल में ध्यान रखना, जो एंगल ले रहे हैं ना उसके सामने परपेंडिकुलर लेना और उसके एडजेसेंट वाला बेस लेना, ठीक है। इसका जरूर ध्यान रखना, समझ में आया। अब देखो हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिख रहा है आपको, हाँ। ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेस एंड सरमाउंटेड by the vertical flag staff at point on the plane 70 मीटर away from the tower। देखो एक एक करके समझो, कहाँ, यहाँ मैं बताता हूँ, इधर इधर कर देता हूँ, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। देखो क्वेश्चन नंबर 4, वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेस, एक मतलब एक हॉरिजॉन्टल प्लेस है, उस पर वर्टिकल टावर क्या है, ये वर्टिकल टावर है, ओके। वर्टिकल टावर है, मैं इसको इससे थोड़ा आगे कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये वर्टिकल टावर हो गया। वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन दी हॉरिजॉन्टल प्लेस इज सरमाउंटेड बाय दी वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, मतलब इसके ऊपर क्या है, एक फ्लैग है, क्या है इसके ऊपर, एक फ्लैग है, ठीक है, मान लेते हैं ये फ्लैग है, ठीक है। एट पॉइंट ऑन प्लेन 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर एन ऑब्जर्वर नोटिस दैट at the angle of elevation of the top and bottom of the flag are respectively 60 डिग्री and 45 डिग्री। मतलब एक कोई बंदा है जो क्या कर रहा है, इस वर्टिकल टावर से 70 मीटर अवे, 70 मीटर अवे मतलब इधर दूर 70 मीटर पे यहाँ पे ऑब्जर्वर भाई साहब क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब हमने पहले बताया था कि जो ऑब्जर्वर होता है और जिसको ऑब्जर्व करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये क्या ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है कि इसका जो टॉप है ना, जो फ्लैग का टॉप है, फ्लैग फ्लैग स्टाफ है ना जिसका टॉप, ये टॉप, ठीक है, इसके टॉप से तो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। और इसके बॉटम से क्या बना रहा है, 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, का मतलब जैसे जो पहले लिखा हुआ है टॉप का मतलब 60 डिग्री और बॉटम का 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं, और इसके इस फ्लैग स्टाफ का बॉटम क्या होगा, ये होगा, ठीक है, सॉरी, यस। तो ये एंगल क्या है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये तो है 60 डिग्री, और ये जो एंगल है ये है 45 डिग्री, समझ में। अब पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द टावर, मतलब आप तो ये मान लेते हैं इसका इसका लेंथ हमने मान लिया y, ठीक है, और इसका लेंथ मान लिया हमने x, समझ में आया? जो बिल्डिंग है उसकी हाइट तो हमने, टावर जो है उसका हाइट x माना और फ्लैग का y मान लिया। अब आप इसे क्या फाइंड आउट नहीं कर सकते, बताओ, फाइंड आउट कर सकते हैं ना हम। हमें y और x निकालना है, हमारे पास दो ट्रायंगल भी है, एक ये ट्रायंगल हम नाम दे देते हैं इसको, a है, b है, c है, d है, ठीक है। तो एक तो ट्रायंगल आपको क्या दिख रहा है, ए डी सी, एंड दूसरी ट्रायंगल बी डी सी, सिंपल। सो जब हम इस ट्रायंगल में लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अब देखो हाइपोटेनस का तो आपका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो आप हाइपोटेनस वाला जो फॉर्मूला है उसको तो दिमाग में मत लाओ, ठीक है। कॉस और साइन तो आएगा नहीं, अब यहाँ टेन का बात होगा क्योंकि हाइपो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रहा है यहाँ पे, तो हम सिर्फ और सिर्फ टेन भाई साहब को याद करेंगे, ठीक है। और टेन भाई साहब हम जब याद करेंगे तो वो बोलते हैं कि हमें जब टेन 60 हमारे अंदर डालोगे तो हम कितना वैल्यू देंगे, हम देंगे √3। तो जब टेन 60 का लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स अपॉन अपॉन 70, बेस 70, ठीक है। और रूट टेन भाई साहब कितना देते हैं, √3 देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा y प्लस एक्स अपॉन 70, समझ में। तो यहाँ से और इसे सिंप्लीफाई कर लें तो y प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 √3, समझ में।
तो y प्लस एक्स आ गया। अब हमें एक ट्रायंगल और दिया हुआ है, इससे हम दूसरा इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो चलते हैं दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए। दूसरा इक्वेशन निकालेंगे, ये 45 और 10। देखो एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि आपको मेरे तरह ऐसे नहीं सॉल्व करना है एग्जामिनेशन में। मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे का नंबर इसी वजह से कम आता है, क्योंकि वो लैंग्वेज लिखने में कोताही बरतते हैं। ठीक है, वो जल्दी जल्दी फास्ट सॉल्व कर देते हैं ऐसे ही, फिर वो कोई फायदा नहीं होता है। वो 5 मार्क्स का आपको 2.5 मार्क्स ही मिलेगा, 2 मार्क्स ही मिलेगा, 3 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आपका 50% 60% मार्क मिलेगा, 40% आपका कट जाएगा। तो आप लैंग्वेज जरूर लिख दिया करो, हर चीज़ का लैंग्वेज लिखा करो। ठीक है, कि लेट दिस ट्रायंगल इन दिस ट्रायंगल इन दिस ट्रायंगल, यहाँ पे फिर ब्रैकेट में लिखा करो कि बिकॉज tan 60 डिग्री इक्वल टू √3। तो ये सब आपको प्रॉपर वे में लिखना है, समझ में आया, जैसे किताब में लिखा सॉल्यूशन क्या रहता है। तो आप प्रैक्टिस किताब के हिसाब से करना, मेरे तरह मत करने लग जाना। समझ में आया, ये जब आप बोर्ड पास हो जाना उसके बाद फिर ऐसे सॉल्व करना। ठीक है, जब कंपटीशन की तैयारी करना, लेकिन अभी बिल्कुल विद लैंग्वेज लिखना, इस बात को गांठ बांध लो। ठीक है, 45 डिग्री। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का परपेंडिकुलर इस बार कौन होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में तो x है परपेंडिकुलर, तो x अपॉन 70, बेस तो अभी भी 70 है, और tan 45 कितना होता है 1, तो 1 इक्वल टू एक्स अपॉन 70, तो x आ गया हमारा 70। ठीक है, x 70 आ जाएगा तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू रख देंगे, तो हमारा y निकल जाएगा, y इक्वल टू एक्स का वैल्यू रखेंगे 70, तो इस तरफ भेजेंगे इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड में, तो 70 आ जाएगा किस में, माइनस में, तो इसे लिखेंगे 70 √3 माइनस 70। तो 70 यहाँ से कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। अब चाहो तो इसे और सॉल्व कर दो, यदि आपको क्वेश्चन में लिख रखा है कि अप टू द डेसिमल निकालना है, तब आप इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, √3 का वैल्यू 1.732 रख के फिर इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज आपको नहीं लिखा है तो आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं। समझ में आया, ओके। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं पहले क्वेश्चन आपको पढ़ा देता हूँ, ये 4th नंबर क्वेश्चन ये अपना हो गया। अब दूसरे पेज पे चलते हैं। सेकेंड पेज में हमारा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, आप ये 5 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं। सो देखो मैं पढ़ता हूँ, अ पर्सन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर एज 30 डिग्री, ही वॉक्ड 50 मीटर टुवर्ड द फुट ऑफ द टावर अलोंग लेवल ग्राउंड एंड फाउंड एन एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि एक आदमी है, एक इंसान है जो काफ़ी ढीठ है। अब वो यहाँ पे पैदल जा रहा है तो क्या करें, चलने दो उसको। तो इसका जो डायग्राम बनेगा किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। देखो आपको क्या बोला है, अ पर्सन ऑब्जर्व एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो एक टावर है, वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है 30 डिग्री। पहले तो वो 30 डिग्री ऑब्जर्व कर रहा है, तो पर्सन यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से ये 30 डिग्री ऑब्जर्व कर रहा था। सॉरी थोड़ा आगे डायग्राम हो गया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप समझ लो। ठीक है, और ये टावर यहाँ से, ये इंसान खड़ा है यहाँ पे, ये टावर को देखे जा रहा है। अब देख रहा है तो इसकी जो आंख है ना हॉरिजॉन्टल के साथ, वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। समझ में आया। और जब ये ही वॉकड 50 मीटर टुवर्ड द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, टुवर्ड द टावर मतलब इसकी ओर, इस तरफ चल रहा है, इस तरफ यह इंसान चल रहा है। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इसने, 50 मीटर, मतलब इसने 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ये यहाँ से, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है। ठीक है, तो 50 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब हम, अब क्या बोल रहा है आपको कि, और अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो टॉप का जो देख रहा है, अभी भी वो टॉप को ही देखते जा रहा है। ठीक है, काफ़ी ढीठ इंसान है, टावर को, टॉप को देखे जा रहा है। तो अभी भी ये इसी को देखते जा रहा है। ठीक है, ये देख रहा है। लेकिन अब आप जानते हैं कि जब जैसे जैसे आगे हम बढ़ते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, हमारा एंगल ग्रेटर होते जाता है, बड़ा होते जाता है। ठीक है, और फाइनली जब यहाँ पे आ जाएंगे तो मैक्सिमम 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये अब जो ये एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है। देखो सब लैंग्वेज का खेल है इसमें, इस वाले चैप्टर में सब आपने यदि लैंग्वेज डायग्राम बना लिया लैंग्वेज पढ़ के, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्या आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। आपको क्या पूछा है, पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर का हाइट पता करना है, हम पता कर लेते हैं, यही तो हमको पता करना है ना। तो इसके लिए हमें पहले बेस पता होना चाहिए। तो इससे ये तो हमें पता नहीं, तो इसका एक्स मान लेते हैं, ये बी, ए सी, ये डी। ठीक है, और आपको सी डी निकालना है। अब देखो यहाँ पे हाइपोटेनस का तो कोई रोल है नहीं, यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का खेल चल रहा है। तो एक बार तो हम इस ट्रायंगल को, बड़ी वाले ट्रायंगल, एक बार छोटे ट्रायंगल को लेना और फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, कर लोगे। इसका आंसर आएगा 43.25 मीटर। मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ क्योंकि हर क्वेश्चन समझाने यदि मैं सॉल्व करूंगा तो फिर आप क्या करोगे।
ठीक है। तो आपको ये बुक में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप आर डी शर्मा का सारे के सारे क्वेश्चन यदि लगा लो ना, पूरा का पूरा, ठीक है, और कुछ भी हार्ड नहीं है। मैं देखो सारे क्वेश्चन अभी तक 5 क्वेश्चन सॉल्व कराया, पहले भी पिछले जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया था उसमें मैंने 5 क्वेश्चन आर डी शर्मा से कराया था। क्या कुछ टफ लेवल था? बस क्वेश्चन को समझना है, और आप तब समझने लग जाओगे कि जब आपके पास खूब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि कौन सा एंगल की बात कर रहा है, कौन से कहाँ से किस हाइट की बात कर रहा है, समझ में आए? तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना। अब इसमें मैं बस बता देता हूँ, देखो क्या इसमें 10 लगाना, 10 30 लगाओगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 30 इक्वल टू हाइट, हाइट हमारा ये हो जाएगा, इसको एच मान लेते हैं, तो एच अपॉन 50 प्लस एक्स। ओके, और एक और कौन लगाएंगे हम, इसमें जब 60 लगाएंगे तो 10 60 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा एच अपॉन एक्स। तो यहाँ से आपको एच निकल जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर देना, आप फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है। 6 नंबर देखो क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को समझना। A parachute, a parachute is descending, is descending vertically and make angle of elevation 45 degree and 60 degree at two observing point 100 meter apart from each other left hand side of himself। ठीक है, वो खुद के, जैसे इस क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है नहीं, इसको समझ लो, बस बात खत्म, फिर क्वेश्चन खत्म है। और पैराशूट इज डिसेंडिंग वर्टिकली, वो नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है। कोई एक ऐसा पोजीशन था जहां पे कि दो लोगों ने उसे ऑब्जर्व किया, ठीक है, और कितने किया, फर्स्ट वाले ने 45 डिग्री और सेकेंड वालों ने 60 डिग्री, 45 और 60 डिग्री किया। और ये जो दोनों लोग हैं वो अपने हिमसेल्फ के लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, ठीक है। तो जैसे एक कोई यहाँ पे इंसान है, ठीक है, ये कोई इंसान यहाँ मान लेता हूँ मैं, तो इसका लेफ्ट हैंड क्या होगा, इस तरफ यदि मार्क किया हुआ है, इधर इस तरफ से बलून गिर रहा है, कोई पैरासूट है वो गिर रहा है नीचे, वर्टिकली डाउन हो रहा है, तो इसका फेस किधर होगा, इस तरफ रहेगा, तो इसका लेफ्ट हैंड क्या होगा, इस तरफ होगा। तो एक और पर्सन यहाँ पे है, ठीक है, एक पर्सन, और ये दोनों कितने हैं, 100 मीटर अपार्ट हैं, सॉरी 100 मीटर के दूरी पे हैं। अपार्ट का मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। ओके, तो एक क्या ऑब्जर्व कर रहा है, एक ऑब्जर्व कर रहा है 45 डिग्री, एक ऑब्जर्व कर रहा है 60 डिग्री। अब बताओ, तुम बताओ कि यहाँ से 60 डिग्री हो, ये वाला 60 डिग्री ऑब्जर्व करेगा या ये 45 डिग्री ऑब्जर्व करेगा, कौन होगा बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने बोला है जो पास में होता है ये हमारा क्या है, हाइट है, ये हमारा, ये मान लेते हैं ये वर्टिकली यहाँ से, ये यही तो हो गया ना हाइट, इसी पॉइंट पे दो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब जब यहाँ पे पैरासूट आ गया तो ये जमीन से इसका हाइट हो गया, इसको हम मिला देते हैं इधर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है, जो हाइट के नज़दीक पॉइंट होता है वो ज़्यादा मैक्सिमम एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 60 डिग्री, ये हमारा रहेगा 60 डिग्री, समझ में आया, ठीक है। और ये रहेगा हमारा, ये हमारा रहेगा 45 डिग्री, समझ में आया। अब इस क्वेश्चन में अब क्या रहा, अब तो कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर, आपको 100 मीटर दिया है, हम नाम देते हैं ए बी सी एंड डी, समझे। क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम विच ही फॉल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर ही फॉल ऑन द ग्राउंड फ्रॉम जस्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट। इस बात को ध्यान रखो, क्या बोल रहा है, जस्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो इस पॉइंट के जहां पे ये पैरासूट गिरेगा ये, तो इसके जस्ट ऑब्जर्वेशन कौन होगा, ये वाला होगा, समझ में आया। तो यदि क्वेश्चन आपको पूछता कि नहीं सेकेंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, तो यहां से हम डिस्टेंस निकालते, समझ में आया। अरे बोल दो, ओके बोल दिया, बोल दिया। ये हमने मान लिया x, ठीक है, ये हमने x मान लिया, और हाइट पूछा है तो हमने h मान लिया। तो सेम क्वेश्चन जो पिछली बार कराया वही सेम आ गया, ठीक है। एक बार आप 45 लगाओगे, समझ में, और एक बार लगाओगे आप 60 डिग्री। ओके, तो आपको यहाँ से x पता चल जाएगा, तो x हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा डिस्टेंस है, जिससे कि फर्स्ट ऑब्जर्वर से जहाँ पे पैरासूट गिरेगा इसका डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा, और ये हाइट पता चल जाएगा, किस किस पॉइंट पे ये दोनों ऑब्जर्व कर रहे थे, ये हाइट निकाल लेंगे तो हमें ये ऑब्जर्विंग हाइट, ये इन दोनों का ऑब्जर्विंग हाइट निकल जाएगा कि कितने दूर पर ये ऑब्जर्व कर रहे थे, कितनी हाइट पे, समझ में आया। तो इसका आंसर आपको x निकालोगे तो ये आएगा 136.6, और h जब निकालोगे तो 236.6, समझ में। हाँ, कुछ बच्चे एक और करते हैं कि ऐसे मेरा भी एक ये गलत ही आदत है, मैं यूनिट बार बार नहीं लिखता, यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बट मेरा तो अब चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको समझाना है मुझे, आपको एग्जामिनेशन में नंबर लेना है, तो मैं ये यूनिट जरूर लिख देना है, तो इसके भी मार्क्स कटेंगे। ओके, सो इसका अब कैलकुलेशन करना, आप आंसर फाइंड आउट कर लेना। ओके, हमने क्वेश्चन को आपको समझा समझा दिया पूरा। अब देखो क्या बोल रहा है कि ऑन सेम साइड, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, हाँ,
7 नंबर, ऑन द सेम साइड ऑफ टावर two objects are located. Two objects are located. When observed from the top of the tower, their angle of depression is 45 degree and 60 degree. If the height of the tower is 150 degree, find the distance between two objects. देखो ये क्वेश्चन हमने इसको ये यहाँ सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, दो ऑब्जेक्ट है, एक टावर है, पहले एक तो टावर बना दो, ठीक है, एक टावर हमने बना लिया। इस टावर को क्यों बोल रहा है कि इस टावर के सेम साइड में हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट है, समझ में आया? दो ऑब्जेक्ट है। और व्हेन ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द टावर, जब टॉप ऑफ द टावर, टावर यहाँ से ऑब्जर्वर है, यहाँ क्या है, यहाँ से ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ऑब्जर्व कर रहा है इन दोनों को, तो वो क्या देखा है, देयर एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो बताओ ये क्या रह जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये क्या होगा 45 डिग्री, समझ में आया? और बात किया है किसका, एंगल ऑफ डिप्रेशन का, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होगा, ये लूं या ये लूं, बताओ। इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात किया है तो ये वाला होगा या ये वाला, अरे ये वाला होगा ना, ये वाला होगा ना, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से ये देख रहा है तो इसके साथ तो ये हॉरिजॉन्टल इसके साथ लोगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, लेकिन हमें इसका देखना है तो क्या होगा, बराबर ही तो होगा ना। हमें, अरे पिछले बार मैंने डिस्कस किया था ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ इनका जो यहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन और यहाँ का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, बराबर होता है, समझ में आया? तो ये हो जाएगा हमारा क्या 60 डिग्री। और क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन ही तो है, ये हॉरिजॉन्टल और ये एक ट्रांसवर्स लाइन कट करेगा तो ये 60 तो ये भी 60, ये 45 डिग्री तो ये भी 45 तो ये 45 डिग्री, तो हम यही ले लेते हैं क्योंकि हमें यही इसी का जरूरत है। और आपको हाइट का टावर का हाइट दिया है 150 मीटर, समझे? आपको पूछा है क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, मतलब ये बताओ, ये वाई बताओ। अब वाई निकालने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इसे भी एजम्पशन करना पड़ेगा, वाई पर इसको एक्स मान लेते हैं, समझ में आया? तो फर्स्ट तो आप लगा दो क्या, हमें फर्स्ट हमें tan 45 लगा देते हैं, tan 45 डिग्री इक्वल टू हाइट अपॉन बेस, ठीक है। तो 150 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट हम क्या लगा देंगे, एक और यहाँ से x प्लस वाई, आपको ये तो tan 45 1 हो जाएगा तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 150। और जब 60 लगाएंगे तो क्या आएगा, 60 जब लगाएंगे तो 60 लगाने के बाद आएगा √3, tan 60 √3, 150 अपॉन एक्स, ठीक है। तो x यहाँ से आ जाएगा आपको 150 √3, ठीक है। तो आप इसमें वैल्यू पुट करना और बाई फाइंड आउट कर लेना, ओके। मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन कर लोगे ना, बिल्कुल कर लोगे, इतना तो मुझे आप पे विश्वास है, आपके टैलेंट पे। अब देखो, अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। बोल रहा है ए टॉल गर्ल 1.6 मीटर टॉल गर्ल स्टैंड एट अ डिस्टेंस 3.2 मीटर फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे समझाता हूँ, इधर ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, लैम्प पोस्ट एंड कास्ट ऑफ द शैडो ऑफ 4.8 मीटर ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ऑन द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो इस तरह से इसका फिगर कैसे बनेगा, आप पहले खुद से ट्राई करो इसको, फिर हम बताते हैं। ट्राई कर लिया, चलो अब बताते हैं। देखो ये लड़की है, ये 1.6 मीटर की गर्ल है, ठीक है। और क्या बोल रही, एक लैम्प पोस्ट है, मतलब ये 1.6 मीटर की लड़की है और ये कहाँ स्टैंड है 3.2 मीटर फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। तो लैम्प पोस्ट ये है, लैम्प पोस्ट ये है, लैम्प पोस्ट मतलब वही एक टावर मान लो, ठीक है। और ये कितने दूरी पे खड़ी है, ये यहाँ से खड़ी है कितने पे, ये 3.2 मीटर। और ये क्या बोल रहा है उसके बाद कि एंड कास्ट ए शैडो ऑफ 4.8 मीटर ऑन द ग्राउंड। अब शैडो किसका बनेगा बताओ, शैडो बनेगा शैडो बनेगा किसका बताओ, इस लड़की का। शैडो किसका बनेगा, इस लड़की का। सो हाइट इसका, इधर से मान लो लाइट आ रहा है इस तरफ से, तो इस तरह इसका हाइट कितना बन रहा है, बोल रहा है 4.8 मीटर का हाइट, सॉरी शैडो इसका बन रहा है, लड़की का शैडो 4.8 मीटर का बन रहा है, समझ में, 4.8 मीटर का इसका शैडो बन रहा है। तो इस तरह से ग्राफ, इस तरह से इसको मिलाएंगे, ठीक है, इस तरह से इसको हम मिला देंगे, ठीक है। और जब मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इस तरह से इसको मिला लिया, ठीक है। क्योंकि और आपको पूछा क्या, बताइए फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प, आपको दो मेथड से निकाले, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल कर बताओ और
एक प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से इसे फाइंड आउट करके बताओ। ठीक है, देखो अब ये मान लेता हूँ ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। समझ में आया? अब ये वो 3.2 तो ये भी 3.2, ये 1.6 तो ये भी 1.6 मीटर। समझ में आया? ये 1.6 तो ये भी, और टोटल हाइट मान लेता हूँ मैं h, टोटल हाइट में आता हूँ h। आपको h फाइंड आउट करना है तो क्या, वो क्या मेथड है सोचो, वो क्या मेथड है? ये हमारा थीटा मान लेते हैं। समझ में आया? तो वो कौन सा मेथड है जिससे कि आपने ये इसको वैल्यू को निकाल सकते हो, हाइट को? बताओ जल्दी बताओ। सो देखो कि आप क्या सोच रहे हो, आपका क्या सोचना है? जब आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाओगे तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? बोलोगे सर हमें तो थीटा पता ही नहीं है, तो थीटा पता कर लेते हैं, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया है। अब परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, तो आप टेन से नहीं पता कर सकते थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू 1.6 और ये पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, ये 16 3 जा 48, तो 1/3। और 1/3 कितने पे होता है? थीटा का वो कौन सा वैल्यू होता है जिसपे टेन 1/3 होता है? बताओ। और 1/3 कब होगा? तो बोलो सर 1/3 तो हमने टेबल में पढ़ा ही नहीं। तो नहीं पढ़ा तो फिर इसे आप कैलकुलेट, यहाँ पे एंगल कैलकुलेट करने मत बैठना। ठीक है, तो फिर आप डायरेक्ट टेन थीटा का यूज कर लेना अगले वाले जो हम फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फिर कैलकुलेटर से निकलेगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला इसी ट्रायंगल में, ये बड़े वाले ट्रायंगल, अभी तो हमने इस ट्रायंगल में लिया था, इस ट्रायंगल में, इस छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, ये छोटू सा। ठीक है, अब मोटू वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ए डी सी में। तो ए डी सी में जब हम टेन लगाएंगे, टेन थीटा, क्योंकि इसमें भी तो थीटा क्या है, टेन थीटा जब लगाएंगे इसमें, को थीटा तो कॉमन ही है, तो इसके लिए इस ट्रायंगल में भी क्या है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये पूरा बेस, तो यहाँ भी आ जाएगा क्या, एच अपॉन दिस प्लस दिस। तो दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा? 4.8 प्लस 3.2 कितना हो जाएगा? 4 3 7 और एक 8। ठीक है, ये 8 हो जाएगा। और टेन थीटा आपका कितना है? 1/3, तो यहाँ पे डायरेक्ट 1/3 लिख लो टेन थीटा का, और एच अपॉन 8, तो एच यहाँ से कितना हो जाएगा? 8/3 आंसर। समझ? तो ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाला। क्या आप प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लगा सकते हो? मैंने फर्स्ट क्लास में सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। क्या प्रॉपर्टी है कि जब भी आपको सिमिलर ट्रायंगल कोई करना हो तो उसके 3 एंगल बराबर कर दो, वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे आपको वो दो ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है जिससे कि आपका ये हाइट आ जाए? ठीक है, तो हमें ये दिख रहा है, एक ये दो, ये जो छोटू ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, ए बी ई, और एक ये ट्रायंगल, ये दोनों क्या ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे? मैंने ऐसा एक फर्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट भी बताया था। ठीक है, तो देखो ये थीटा दोनों में कॉमन, तो एक एंगल तो बराबर हो गया दोनों के लिए। ये 90 है और ये भी 90 है, तो ये भी दो एंगल बराबर हो गया। अब एक एंगल बचा इसका ये, और इसका बचा ये। तो हमने पिछले क्लास में फर्स्ट क्लास में ही बता दिया है कि जब भी दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। और क्यों? उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, आप वहाँ पे जाके देखिए, और जो स्टार्टिंग से देख रहे हो उनको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाएगा तो हम लिख देंगे कि ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए डी सी के, ए डी सी के। और जब सिमिलर हो जाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? क्रॉसपोंडिंग साइड के रेशियो क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो क्रॉसपोंडिंग साइड के रेशियो बराबर हो जाएगा, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? क्रॉसपोंडिंग साइड, हमने साइड लिखने का तरीका बताया था कि थीटा जब लेंगे तो दोनों दोनों ट्रायंगल में थीटा के सामने वाला ही साइड का रेशियो लेंगे। तो इस ट्रायंगल में, पहले मैं छोटा ट्रायंगल लेता हूँ। ठीक है, छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या है? ई बी। ठीक है, तो ई बी लिख देते हैं। और ई बी हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें इसका लेंथ तो पता है और हमें यही तो निकालना है, हाइट। और बड़े वाले के थीटा के सामने क्या है? एच, तो एच ले लिया हमने। समझ में आया? अब हमें देखो 90 यदि एंगल लेते हैं तो 90 के सामने तो ये है दिया हुआ हाइपोटेनस, तो इसका तो हमें लेंथ ही नहीं पता, रेशियो में लेकर भी क्या करेंगे? तो इसलिए ये वाला एंगल लो। इस एंगल के सामने छोटा वाला ट्रायंगल के अंदर ये है 4.8। ठीक है, और इस वाले एंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में, ये इसके सामने साइड कौन है? ये पूरा। ठीक है, ये पूरा, और ये पूरा कितना है? सम इसका कितना है? 8। समझ में आया? इसका सम कितना है? 8। तो आपको यहाँ से ई बी भी तो दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1.6 रख दो इसका वैल्यू। तो 1.6 अपॉन एच इक्वल टू 4.8/8। ठीक है, तो ये पॉइंट से पॉइंट यहाँ देखो खत्म हो जाएगा, और यहाँ से 16 ठीक है, 16 3 जा 48। तो यहाँ से एच कितना आ जाएगा? एच को यहाँ से रीअरेंज करना, तो ये देखो 8 ऊपर चल जाएगा और 8/3। तो परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल से भी 8/3 आया। समझ में आया? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है,
देखो 9 का कुछ लाइन यहाँ पे है, बाकी आगे पढ़ता हूँ। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए आपको ये नहीं दिख रहा है, टॉप ऑफ ए multi-storied building are 30 degree and 45 degree. Find the height of the multi-storied building and distance between two buildings. ठीक है, अब क्वेश्चन को आप पहले इसे समझो कि क्वेश्चन आपको कहना क्या चाह रहा है। तो आपको यहाँ क्या बोला है, यहाँ तो बोला है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है टॉप और बॉटम का, जो कि उस बिल्डिंग का जो 8 मीटर का क्या है लंबा है, ठीक है, उसके फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आर 30 डिग्री। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है कि देखो, इसमें क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि एक तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरेज मतलब इस पे बहुत सारे बड़ा बिल्डिंग है, एक अपार्टमेंट की तरह है, ठीक है, और एक इधर इसके इसके बगल में एक छोटा बिल्डिंग है जिसका हाइट आपको गिवन है 8 मीटर, समझ में। अब इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग पे से कोई बंदा इसको देख रहा है, इसके टॉप को भी देख रहा है और इसके बॉटम को भी देख रहा है। तो जब टॉप को देख रहा है ना, तो टॉप को देखने पे एंगल कितना, टॉप को देख रहा है, टॉप एंड बॉटम को, तो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री का क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। जब टॉप को देख रहा है तो 30 डिग्री बना रहा है ये एंगल, समझ में आया, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और डिप्रेशन दिया है आपको, और इसको जब देख रहा है तो ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, समझे, और इनको मिला दो आप, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो यहाँ से काउंट होगा, इससे इससे देखा जाएगा, ठीक है। तो ये है 45 इसके साथ, ये है 45, ठीक है, और ये है हमारा 30, ये 30 और ये 45। अब ये 30 है तो क्या ये भी 30 नहीं होगा, ये जो एंगल हम बना रहे हैं ये भी तो 30 होगा, समझ में। और ये 45 डिग्री, क्योंकि ये लाइन देखो ये दोनों पैरेलल है, तो ये पैरेलल अल्टरनेट एंगल बराबर, ये 45 तो ये भी 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये दोनों, ये लाइन पैरेलल तो ये 45 तो ये भी 45 डिग्री। अब आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, मतलब इसका, ये जो मल्टी स्टोरेज है ना, इसका हाइट बताओ, ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, और ये जो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग यहाँ है एक बिल्डिंग यहाँ है, इनके बीच का डिस्टेंस बताओ। तो हम मान लेते हैं ये एक्स, अब देखो ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये एक्स है तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, समझ में, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये 8 तो 8। अब आपको क्या करना है, ये निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो आपके पास देखो दो ट्रायंगल, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करा चुके हैं, ठीक है, आपको ये दो ट्रायंगल दिख रहा है, ये दोनों ट्रायंगल को पकड़ के रख लो और छोड़ो मत, ठीक है। और देखो ये 8 है, ये 8 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो ये कितना होगा, H-8, ये हो जाएगा H-8, समझ में आया, H-8 हो जाएगा। अब आपको क्या क्या गिवन है बताओ। सबसे पहले हम 45 डिग्री वाला लगाते हैं, क्योंकि 45 डिग्री हमें क्या देता है, tan 45 1 देता है, तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है। tan 45 डिग्री इक्वल टू हाइट अपॉन एक्स, ये ट्रायंगल में h अपॉन एक्स, तो h का मतलब ये है कि h और x क्या है, बराबर है, h और x क्या है, बराबर है, मतलब जो हाइट बिल्डिंग मल्टी स्टोरेज का है उतना ही डिस्टेंस दोनों के बीच का है, समझ में, ये तो क्लियर हो गया। अब tan 30 लगाते हैं, तो tan 30 जब लगाएंगे तो आपको क्या गिवन होगा, H-8, हाइट ये हो जाएगा H-8 डिवाइड बाय एक्स, बेस तो अभी भी है, तो tan 30 क्या होता है, 1/√3, 1/√3 H-8 इक्वल टू एच, समझ में। अब एच और एक्स क्या है, बराबर है, एच और एक्स क्या है, बराबर है, एच और एक्स आपको क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे आप इसे पुट कर दो, समझ में, सॉरी यहाँ पे ये एक्स आएगा ना, ये एक्स आएगा, तो यहाँ से आप ये एक्स को एच से रिप्लेस कर दो, तो इसे हम इस तरह से और लिख लेते हैं, इस तरह से हम लिखेंगे कि 1/√3 इक्वल टू H-8 अपॉन एच, समझ में। तो यहाँ से आपको और कैलकुलेशन करेंगे तो h इधर कर क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो h इक्वल टू √3 एच इसमें और 8√3 यही आएगा। अब इस 8√3 को इस तरफ कर दो और इस तरफ, ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि √3 H-H इक्वल टू 8√3, समझ में, 8√3। और अब यहाँ से h कॉमन ले लो, h कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √3 - 1 8√3, समझ में। अब h इक्वल टू, देखो कैलकुलेशन आपको लास्ट तक करते जाना है, जब तक कि आपको एक परफेक्ट नंबर ना, मतलब परफेक्ट नंबर क्या, मतलब आपको आंसर सूटेबल आंसर ना मिल जाए, तो 8/√3 माइनस का 1, ओके। अब देखो आप इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कैसे करोगे, आप इसके, एक तो मैथमेटिक्स में आप जानते होगे, बहुत बार किया भी होगा कि इसके कंजुगेट से मल्टीपल कर देते हैं। जब इसके कंजुगेट से, ये सॉरी √1 पे नहीं है, पूरे पे नहीं है, सिर्फ √3 है, ठीक है,
ये सिर्फ √3 है। मैं दोबारा लिख देता हूँ, 8√3/√3 - 1 है, ठीक है। तो इसके कंजुगेट से मल्टीपल करो, तो कंजुगेट से मल्टीपल क्या होता है, इसका √3 - 1 का कंजुगेट क्या होगा, √3 प्लस का 1, ठीक है, और ऊपर नीचे इससे मल्टीपल कर दो। तो जब मल्टीपल नीचे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a + b a - b के फॉर्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 देगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, 8√3 और √3 + 1 डिवाइड बाय नीचे 3 - 1 हो जाएगा, 3 - 1 का मतलब 2, और 2 से ये कितना बार में जाएगा, 4 बार में। तो h = आपका आ जाएगा 4 को बाहर ही रहने दो, 4 को आप बाहर रहने दो और इसको मल्टीपल कर दो अंदर, √3 को अंदर मल्टीपल, तो √3 × √3 क्या होता है, 3 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का √3। तो ये देखो एक आंसर आपको मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा हाइट निकल गया, और हाइट यही है, तो हमने उस टाइम देखा क्या था, पहले देखा था कि h और x बराबर है, तो यही x भी है, समझ में आया। तो ये हमारा क्वेश्चन कितने, क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 10 आपको दिख रहा है, यस। 10 number question, from the top of the 7-meter high building, the angle of elevation of the top of the cable is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन पढ़ के बता दिया। अब इसको मैं इस तरह से थोड़ा कर लेता हूँ, इधर हमारा जगह निकल जाएगा, ठीक है। तो पेज को जितना यूटिलाइज करो उतना हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या है, सही होगा, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेज बर्बाद करते हैं। आपको जितना मैक्सिमम जहाँ भी जगह मिले वहाँ के वो आप उसका यूज करो, मैक्सिमम यूज करो, ठीक है। पेज बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेज बनाने के लिए हमारे फॉरेस्ट क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है, ठीक है। इसलिए मैं देखो एक एक कोना यूज करता हूँ, ठीक है। कुछ लोग लग रहा होगा सर तो कभी इधर से कभी इधर से, लेकिन करो, तुम भी करो, पेज को बचाओ, ठीक है। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोचो, एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचो कि क्या है, क्या होगा आगे, ठीक है। सो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। तो आपको बोला है कि फ्रॉम द 7 मीटर हाइट एक बिल्डिंग है, देखो ये क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि 7 मीटर का कोई बिल्डिंग है, बना दिया, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल। तो कोई केबल मतलब इस तरह से है, कोई एक और यहाँ पे इसके पास में कोई केबल मतलब एक बाड़ लगा हुआ है, ठीक है, उस पर एक केबल लगा हुआ है, समझ में। एक तरह से देखो पोल ही है, एक तरह से बोलो तो पोल ही है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसके टॉप से आपको क्या बोला है, 60 डिग्री। तो मतलब इस बिल्डिंग पे कोई होगा बंदा, क्योंकि यही तो घर है ना, इस बिल्डिंग पे इसे तो देख रहा होगा इसके टॉप को, तो इसके टॉप को देख रहा है। तो ये कितना बना रहा है अपने हॉरिजॉन्टल के साथ, ये 60 डिग्री बना रहा है। और जब बोल रहा है कि एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, और इस इट्स फुट मतलब इस केबल के फुट है यहाँ पे, इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ये एंगल बना रहा है कितना, ये हॉरिजॉन्टल यहाँ से बंदा जो देख रहा होगा तो इसको तो इधर से ही देखेगा ना, यहाँ पे आंख नीचे, आंख को नीचे की ओर करके, तो ये कितना बना रहा है इसके साथ, 45 डिग्री, समझ में आया। और इसको हम मिला देते हैं, ठीक है। तो ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री, समझ में आया। ये 7 मीटर है ना, ये आपको क्या दिया हुआ है, 7 मीटर, ये 7, तो ये भी 7। आपको पूछा क्या है, डिटरमाइन दी हाइट ऑफ द टावर, तो मतलब ये टावर का हाइट बताओ, ठीक है, ये हाइट का टावर बताओ h, ठीक। तो अब आपके पास क्या दिमाग आ रहा है बताओ। तो हमारे पास तो सबसे पहले आइडिया आ रहा है कि 45 को निपटा लो, सबसे पहले 45 को निपटा लो। 45 से निपट लेते हैं। इस ट्रायंगल में हमें दिख रहा है कि इससे हमें 45 लगा के और इसका बेस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेस 10 45 कितना, 1, और हाइट कितना है इसका, हाइट इस एंगल के लिए हाइट तो ये होगा 7, और बेस क्या होगा, ये हमने नाम नहीं दिया इसका, नाम देते हैं ABCDE, ओके। तो ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा बेस हो गया, तो ए बी, तो इसका मतलब ए बी भी क्या आया है, 7 ही आया है, ए बी भी क्या आया है, 7 ही आया है, ए बी भी 7 है, तो मतलब ये भी 7 और ये 7, तो ये भी 7, समझ में आया। अब देखो ये 7 और ये भी 7, अब आपको ये बेस पता है, ठीक है, आपको ये बेस पता है ना, और ये एंगल पता है, तो ये हाइट नहीं पता कर सकते डीसी, और एक बार जब डीसी निकाल लोगे तो उसमें 7 और जोड़ देना, तो कंप्लीट हाइट पता चल जाएगा, ओके। सो आप कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहाँ समझाऊँ, देखता हूँ जगह कहीं मिल रहा है, यस यहाँ जगह मिल रहा है, ठीक है, यहाँ समझाता हूँ। From a point on bridge across a river, the angle of depression of the bank and opposite side of river are 30 degree and 45 degree। देखो एक ब्रिज है, एक पुल है, ठीक है, पुल समझते हो, ब्रिज समझते हो ना। उस पर कोई पॉइंट है, पॉइंट क्या है, कोई लड़का बैठा हुआ है मान लेते हैं, ठीक है। वो एक तरफ
एक इस तरफ नज़र घुमाता है एक बार, और एक तरफ इस बार नज़र घुमाता है। और ये जो ब्रिज बोल रहा है ना, ये ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, तो मतलब ये यहाँ से कोई रिवर पास किया है इस तरह से, और उसके ऊपर से ये पुल है, और यहाँ पे ये बंदा बैठा हुआ है, और अब रिवर का किनारे कोई देख रहा है। क्या देख रहा है? रिवर, बैंक का मतलब होता है किनारा, ठीक है, अपोजिट साइड। तो एक बार तो इस तरफ नज़र घुमाता है, और एक बार इस तरफ नज़र घुमाता है, ठीक है। काफ़ी सियाना लड़का है, दोनों तरफ देख रहा है, समझ में आया? तो इसको हम मिला देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रिवर का वो हॉरिजेंटल लेवल हो जाएगा, समझ में आया? तो जब इस तरफ घुमा रहा है ना, तो एक बार तो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, हॉरिजेंटल के साथ बनाएगा 30 डिग्री, ठीक। अब ये 30, तो ये भी 30 भाई साहब हो जाएंगे, समझ में आया? तो अब इसे लिख इसको आप ये एंगल हम नहीं लेते हैं, अभी देखते हैं क्यों। और ये 45 डिग्री, ठीक है, जब इस तरफ घुमा रहा है तो 45 डिग्री, एक तरफ घुमा रहा है तो 30 डिग्री हॉरिजेंटल के साथ बना रहा है। अब देखो क्या होगा कि ये बोला है, एंड इफ द ब्रिज इज एट हाइट 30 मीटर फ्रॉम द बैंक, मतलब किनारे जो है ना, उससे ब्रिज की जो हाइट है ये कितना है? ये दिया है आपको 30 मीटर। अब देखो ये 30 मीटर, तो ये तो पैरेलल ही है, ये भी पैरेलल है, तो इसको तो यहाँ भी हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो मतलब यदि हम ये भी हाइट लें तो ये भी तो हमारा 30 डिग्री बना, सॉरी 30 मीटर ही होगा, ये भी तो 30 मीटर ही होगा, समझ में आया? अब ये 30 मीटर होगा, तो अब हमें क्या पूछा है कि तो बताओ कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ मतलब ए बी सी डी, ये मान लेते हैं। तो आपको ए बी पूछा है, विड्थ तो ये चौड़ाई तो यही है नदी का, ठीक है। तो ए बी पूछा है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो आपके पास ये है, ये एक हॉरिजेंटल लाइन है, एक ये हॉरिजेंटल लाइन, इसको ये इसे कट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 30 है, तो ये कितना होगा? ये 60 होगा, समझ में आया? और ये 45 है, तो ये 45 डिग्री होगा, ओके। अब देखो आपको ये 60, ये 45 डिग्री, और आपको हाइट ये पता है, तो मतलब आपको यदि 60 लेते हैं तो इसके लिए हाइट क्या होगा? ये होगा, इसके लिए हाइट ए बी होगा। तो हम जब tan 60 लगाते हैं, तो tan 60 में हमें आएगा ए बी अपॉन बेस आ जाएगा डी बी, ओके। तो यहाँ से आपको ए बी दिया, डी बी दिया है, और √3 का वैल्यू इसका √3 होगा, तो ए बी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इस ट्रायंगल में लगाएंगे, इस ट्रायंगल में तो tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 30, समझ में? तो यहाँ से आपको बी सी कितना आ जाएगा? बी सी tan 45 1 होता है, तो बी सी आपको 30 आ गया, बी सी आपके लिए 30 आ गया। और यहाँ से आप ए बी निकाल लेना और दोनों को ऐड कर देना, तो यही तो हो जाएगा ना चौड़ाई, ए बी अपॉन बी सी ऐड कर देंगे, तो ये आपका क्या निकल जाएगा? इसकी चौड़ाई। सो एक क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, वो क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, और उस क्वेश्चन का कराने का मकसद यही है कि मैं बस बताना चाहता हूँ आपको कि देखो लैंग्वेज देखकर मत डरना, देखो इसका लैंग्वेज कितना लिखा हुआ है, तगड़ा लिखा हुआ है, कहानी पूरा बनाया हुआ है। अब मैं समझा देता हूँ बस, आपको बस इसके एक एक लाइन पे ध्यान देते जाना है, और जो काम का चीज़ है उससे हम तुरंत उसके उसके थ्रू फिगर बना लेंगे। देखो राइटिंग आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। इलेक्ट्रिशियन एज हैज रिपेयर टू इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ द पोल हाइट 5 मीटर, ठीक है। एक 5 मीटर का पोल है, ठीक है, एक 5 मीटर का पोल है, समझ में? ही नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर ऑफ द वर्क, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है ना कि जो पोल का टॉप है उससे बिलो, मतलब 1.3 मीटर बिलो, 1.3 मीटर नीचे ही इस यहाँ तक ही पहुँचना है, यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि एक यहाँ हो सकता है यहाँ भी कोई स्विच बोर्ड होगा, कुछ भी होगा, यहाँ यहीं इसको रिपेयर करना है, ठीक है। इससे नीचे टॉप पे नहीं जाना है। Below the and repair what should be the length of the ladder that he should use which when inclined at 60 degree to horizontal, उस वो पूछ रहा है कि क्या लैडर का लेंथ क्या होगा जबकि उस सीढ़ी को हमको 60 डिग्री इंक्लाइंड पे रखना है, उस सीढ़ी को हमें 60 डिग्री इंक्लाइंड पे रखना है, मतलब ये आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, और आपको लेंथ पूछा है कि उस सीढ़ी का लेंथ क्या होना चाहिए ताकि हम यहाँ तक पहुँच जाएं, ठीक है। फाइंड, और क्या पूछा है? वुड बी इनेबल टू ही रिच रिक्वायर्ड पोजीशन, मतलब कितना लेंथ होना चाहिए ताकि वो रिक्वायर्ड पोजीशन पे वो पहुँच जाए। Also, how far from the foot of the pole should he place the foot of the ladder, और कितना इसके फुट से लैडर को रखना चाहिए। देखो अब ये टोटल कंप्लीट 5 मीटर है, और ये 1.3 मीटर नीचे पहुंचना है, तो ये आपको कितना हो जाएगा? 5 में से 1.3 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 3.7 नहीं हो जाएगा क्या? 3.7 मीटर हो जाएगा,
समझ में? अब ये 3.7 मीटर आपको ये हाइट आ गया, मतलब यदि ए बी सी मानूं तो ए सी तो पूरा पोल का है, तो बी सी आपको पता चल गया। और जब बी सी पता चल गया तो आपको हाइट पता है, आपको एंगल पता है, बेस नहीं फाइंड आउट कर सकते, या ये नहीं फाइंड आउट कर सकते। कितना ईजी हो गया। आपको रेशियो पता है, साइन लगा दो तो ये नहीं मिल जाएगा, टेन लगा दो तो ये मिल जाएगा, दोनों आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो इतना बड़ा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कितना मिला? इतना सा। लेकिन हाँ, एग्जाम में ऐसा नहीं कर देना है, आपको लैंग्वेज बुला बाकायदा लिखना है, बिल्कुल साफ साफ। ओके, सो इसी बात के साथ आपके साथ हम अब ट्रिग्नोमेट्री का सेशन को एंड करते हैं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट सेशन था। सो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए द डायनेमिक एजुकेशन। दिस इज रोहित साइनिंग ऑफ।